स्वाति को सरला के कहे हुए शब्द तीर की तरह दिल में चुभ रहे थे। उनकी आंखों में नमी तैर गई और गुस्से में उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनका मन था वो अभी इन दोनों माँ बेटी को इनके सवालों का मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन माहौल को देखते हुए उन्होंने खुद को शांत रखना ठीक समझा। सरला उसके खामोश लबों को देखकर मजा लेते हुए मुंह टेढ़ा करके बोली, सुना है भाभी, हमारे भाई ने उसे जायदाद में हिस्सा दिया है। देख लीजिए, कहीं एक दिन पूरा हिस्सा लेकर अपने आशिक के साथ फुर्र ना हो जाए और आप लोग बीच सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगते रह जाएं। अभी भी वक्त है भाभी, भाई से कहकर उस अनाथ को जायदाद से बाहर कर दीजिए, वरना सड़क पर रहने के दिन आ जाएंगे आप लोगों के। स्वाति से अब रहा नहीं गया और उनके सब्र का बांध टूट गया, इसलिए वो सरला पर टूट पड़ी। स्वाति बोली, सरला दीदी, अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। हमारी बेटी पैसे और जायदाद की भूखी नहीं है जो अपने माँ बाप को सड़क पर ले आएगी। भगवान ने उसकी किस्मत में इससे कहीं ज्यादा पैसा और करोड़ों की दौलत लिखी है, क्योंकि उसका होने वाला पति हमसे कहीं ज्यादा रईस है। तो बेवजह हमारी बेटी की बेइज्जती करना बंद कीजिए, वरना हम हमारे रिश्ते का लिहाज भूल जाएंगे। लंदन में एक आलीशान खूबसूरत ब्लू कांच की बिल्डिंग के 21वें फ्लोर पर बिजनेस मीटिंग चल रही थी। मीटिंग करते समय रूम का माहौल काफी गर्म था। एसी होने के बावजूद भी वहां मौजूद लोगों को पसीना आ रहा था। सब लोग अपने मन में यही दुआ कर रहे थे कि मीटिंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि मीटिंग टेंडर न मिलने के कारण रखी गई थी। वी शेप के सिटिंग अरेंजमेंट में बैठा हुआ शख्स, जिसकी उम्र 25 साल है, गेहुआ रंग, नीली छोटी आंखें, पतले होंठ, काले सिल्की बाल जो जेल से सेट किए थे, मस्कुलर बॉडी, हाइट 6.3 इंच, दिखने में किसी काम देवता से कम नहीं था, जो अपनी सर्द निगाहें फाइल में गड़ाए हुए बैठा था। फाइल के पन्ने पढ़कर उसने गुस्से से फाइल को सभी के सामने फेंक दिया और गुर्राते हुए कहा, डिस्गस्टिंग, मेरे यहाँ न होने पर ऐसे संभालते हैं आप मेरी कंपनी को? कंपनी के हाथ से 3 बड़े टेंडर चले गए और आप लोग हाथ पे हाथ धरे रह गए। उसके चिल्लाने से सबकी धड़कनें तेज होने लगी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जवाब देने की। एक एम्प्लॉय धीरे से हिम्मत करके अपनी सफाई देते हुए बोला, बॉस, वो हमने पूरी कोशिश की। उस एम्प्लॉय की बात पूरी होने से पहले ही वो शख्स गुस्से से तिलमिला उठा और टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए बोला, जस्ट शट अप। मुझे कोई सफाई, कोई बहाना नहीं सुनना है तुम लोगों से। जो 3 टेंडर हमारे हाथों से गए हैं वो मुझे कैसे भी करके वापस चाहिए और ये काम अगले 2 दिन में हो जाना चाहिए। आई डोंट केयर आप लोग ये कैसे करोगे। अगर आप सबसे ये काम नहीं हुआ तो अपने अपने रेजिग्नेशन लेटर हाथों में तैयार रखना। एम आई क्लियर एवरीवन? उसकी आवाज पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज उठी, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के हाथ पैर कांपने लगे। वहां बैठे लोगों की कुछ बोलने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। वो सारे मरे हुए व्यक्ति की तरह बैठे उसकी बात सिर्फ सुन रहे थे, क्योंकि मुंह खोलने पर निहिर उन्हें फायर ना कर दे। ये शख्स है हमारे बिजनेस टाइकून द निहिर अग्निहोत्री। इनकी काबिलियत को देखकर इन्हें इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड से नवाजा गया है। इनकी कंपनी यूनिक सॉफ्टवेयर और हाई रेंज कंप्यूटर बनाती है, जिनकी डिमांड मार्केट में करोड़ों रुपए में है। इनका बिजनेस हर देश में फैला हुआ है। इन्होंने काफी कम उम्र में ही सक्सेस हासिल की है, इसलिए इस बात का घमंड उसे हर वक्त रहता है। निहिर काफी ज्यादा गुस्सैल, घमंडी और जिद्दी इंसान है। निहिर इतना जिद्दी था कि जिस चीज को भी वो चाहता या फिर एक नजर भर देख लेता था, वो उसे पाकर ही दम लेता था। लेकिन ये रूल उसका बिजनेस में था। निहिर अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता है तो वो है उसका परिवार और दूसरा उसका बिजनेस। निहिर को रिलेशनशिप में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। उसका ये मानना था कि अगर तुम सक्सेसफुल और पावरफुल हो तो लड़कियां खुद तुम्हारे पीछे दौड़ी आएंगी, जिसके लिए तुम्हें उसके पीछे जाकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। निहिर का घमंडी, इगोइस्टिक, गुस्सैल बिहेवियर होने पर भी बड़े बड़े घराने की लड़कियां उसके चेहरे और चार्म को देखकर उस पर जान छिड़कती थीं और उससे शादी करने के लिए बेताब थीं। लेकिन निहिर ने कभी किसी लड़की को आंखें उठाकर नहीं देखा, क्योंकि उसने सोच रखा था कि अगर कोई लड़की उसे पसंद आएगी तो वो लड़की उसका पैसा और पावर देखकर खुशी खुशी उसके पास रह लेगी। निहिर को अपनी इस रईसी पर हद से ज्यादा मलाल है। मुर्दों की तरह बैठे क्या हो? काम पर लगो सभी, अभी की अभी। गेट आउट एवरीबॉडी। निहिर एक बार फिर गुर्राया। वहां मौजूद लोग अपनी जान हाथ में लिए खड़े हुए और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तभी निहिर का असिस्टेंट कार्तिक अंदर आता है और उससे कहता है, सर आपका फोन, आपके फोन पर बहुत देर से नमित सर का कॉल और मैसेज आ रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए। कार्तिक के कहते ही निहिर ने उसके हाथ से फोन ले लिया
स्क्रीन पर नमित का मैसेज आया हुआ देखकर निहिर उसे क्लिक करके ओपन करता है। जैसे जैसे वो मैसेज पढ़ रहा था, उसके चेहरे के भाव बहुत ज्यादा कठोर होते जा रहे थे। उसकी नीली गहरी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं और उसकी मुट्ठियां भी फोन पर कसती जा रही थीं। निहिर कार्तिक पर गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, अभी के अभी जेट रेडी करो कार्तिक, हमें मुंबई निकलना है फौरन, जस्ट गो। कार्तिक अपने बॉस का गुस्से वाला चेहरा देखकर शॉक्ड रह गया। 1 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि निहिर की गुस्से में नसें उभर आईं? उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर कार्तिक की 1% भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे कोई सवाल पूछे, इसलिए वो डर से सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाकर वहां से निकल गया। करीब 10 मिनट के बाद कार्तिक अंदर आता है और निहिर से कहता है, बॉस जेट रेडी है। निहिर बिना उसकी बात का जवाब दिए तुरंत अपना कोट हाथ में उठाकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है, तो कार्तिक भी उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ दिल्ली में मेहता हाउस। रावी जल्दी में घर के अंदर की ओर आ रही थी, तभी वो सरला बुआ से हल्का सा टकरा जाती है। रावी जल्दी से खुद को संभालकर सरला से माफी मांगते हुए बोली, माफ कीजिएगा बुआ जी, मैंने आपको देखा नहीं, सॉरी। सरला बुआ अपना मुंह बनाकर गुस्से में कहती है, ए लड़की, तुझे मैंने कितनी बार बताया है कि मैं तेरी कोई बुआ नहीं हूँ, मैं सिर्फ मालवी की बुआ हूँ। फिर तेरे दिमाग में मेरी बात घुसती क्यों नहीं? खबरदार मुझे फिर से बुआ बुलाया तो। ये कहते हुए सरला का ध्यान रावी के हाथ में जाता है और वो आंखें बड़ी कर चिल्लाते हुए बोली, ये तो मालवी के हल्दी का थाल है, ये तुम्हारे हाथों में? ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? इसे कहाँ ले गई थी तुम? रावी उसके चिल्लाने के कारण डर कर हकलाते हुए बोली, वो माँ ने कहा था भगवान जी के चरणों में लेकर जाने के लिए, ताकि मालवी की आने वाली जिंदगी में भगवान का आशीर्वाद बना रहे। सरला रावी की बात सुनकर अपने सिर पर मारते हुए बोली, हे भगवान, भाभी ने ये क्या अनर्थ कर दिया, इस मनुष्य का हाथ उस पवित्र हल्दी को लगाकर। अब पता नहीं क्या अपशकुन होने वाला है इस घर में। सरला की कड़वी बातें रावी के दिल को चुभी तो उसकी आंखों में नमी तैर गई। आप मुझे इतना बुरा क्यों बोल रही हो बुआ? सरला उसे देखकर चिढ़ते हुए जोर से बोली, क्योंकि मनहूस लड़की, तेरे गंदे हाथ इस थाल को लग गए ना, जिससे अब ये हल्दी अपवित्र हो गई। सरला के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर स्वाति जी आ जाती हैं, जिसे देख रावी तुरंत अपने आंसुओं को छुपाकर अपने चेहरे को नॉर्मल कर लेती है, ताकि उसकी माँ को कोई शक ना हो। स्वाति जी रावी को देखकर मुस्कुरा उठती हैं और उसकी तरफ कदम बढ़ाकर कहती हैं, मेरा बच्चा, कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतनी देर तुम्हें कहाँ लग गई, बताओ? वो माँ, आज मंदिर में भीड़ बहुत थी, इसीलिए आने में देरी हो गई। रावी ने एक हल्की मुस्कान के साथ सरला को देखते हुए अपनी माँ को जवाब दिया, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ला हल्दी की थाल मेरे हाथ में दे और तू अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आ जा, हल्दी की रस्म शुरू करनी है। स्वाति जी के कहे अनुसार रावी ने पहले तो एक नजर सरला को देखा और फिर चुपचाप से थाल अपनी माँ के हाथ में देकर वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। रावी के वहां से जाते ही सरला भी जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी स्वाति जी उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ करके तीखी नजरों से बोलती है, जी, आप उम्र में हमसे बड़ी हैं, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं, पर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी हमारे बच्चों के बारे में कुछ भी बोलेगा तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही किसी को माफ करेंगे। आपको लग रहा होगा कि आपने तो अभी कुछ कहा नहीं, फिर मैं आपको ऐसे क्यों सुना रही हूँ? तो सुनिए, एक माँ अपने बच्चे का चेहरा देखकर उसके दिल की बात समझ जाती है। मेरी बेटी को आप भतीजी नहीं समझती हैं तो दूर रहिए उससे, इसी में आपकी भलाई है, वरना मैं हमारे रिश्ते का लिहाज भूल जाऊंगी। सरला कुछ कहती कि उससे पहले ही पीछे से एक जोरदार आवाज आती है, स्वाति। जब दोनों ही आवाज की दिशा में देखते हैं तो वहां कौशल्या गुस्से में खड़ी हुई थी और स्वाति को घूर रही थी। दादी की नजर स्वाति जी के हाथ पर जाती है तो वो सख्त आवाज में बोली, तुमने मेरी बच्ची का हाथ इस तरह क्यों पकड़ा है? क्या तुम उसे धमकी दे रही हो? स्वाति जी अपनी सास की तरफ देखकर सरला के हाथ को झटकते हुए गुस्से में बोली, माफ कीजिए माँ जी, आपकी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन इनकी हरकतें ही ऐसी हैं जो मुझे मजबूर कर देती हैं इनके साथ इस तरह से पेश आने को। मेरे लाख समझाने के बावजूद ये हमेशा मेरी बेटी की बात बात पर इंसल्ट करती हैं। अगर वो उसको अपनी भतीजी नहीं मानती तो उनको कोई हक नहीं है मेरी बेटी को भला बुरा कहने का। आप इस बात को अच्छे से समझा दीजिए अपनी बेटी को। स्वाति जी दोनों को गुस्से में घूरते हुए वहां से चली जाती हैं। कौशल्या सरला के हाथ को देखकर उससे खींचते हुए बोली, मन करता है इसकी जुबान खींच लूं। कल मुही, कुलक्षणी, मेरी बच्ची का हाथ लाल कर गई, कीड़े पड़े उसके हाथ में।
सरला को स्वाति का उसका हाथ पकड़ने पर काफी गुस्सा आया था। वो गुस्से में मन ही मन बोली, इसका हर्जाना तो आप जल्दी भुगतोगी भाभी। सरला अपने गुस्से का घूंट पीकर अपनी माँ से बोली, छोड़ो ना माँ इन बातों को, चलो अब हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। ऐसा कहकर सरला बात को बदल देती है। रावी अपना उदास चेहरा लिए रूम में जाती है और बेड पर बैठ जाती है। दरवाजा खुला होने के कारण स्वाति जी सीधा अंदर आ जाती हैं। अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर वो उसके पास जाकर बैठती हैं। रावी अपने ख्यालों में गुम थी। तभी स्वाति जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मेरे बच्चे, तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम तो जानती हो ना बुआ को, उनका बिहेवियर कैसा है। स्वाति जी की ये बात सुनकर रावी चौंकते हुए बोली, आपको कैसे पता चला? स्वाति उसे देखकर प्यार से मुस्कुराकर बोली, माँ हूं तुम्हारी बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर समझ जाती हूँ कि तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। रावी उनकी बात सुन नजरें झुकाकर स्वाति जी से बोली, माँ हम जानते हैं वो दोनों भी दिल की बुरी नहीं है, बस हालातों की वजह से वो मुझसे ऐसे बात करती हैं। मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता, आप ज्यादा परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। स्वाति जी रावी की बात सुनकर उसके माथे को चूम कर बोली, "मुआ, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है, और अब जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा।" स्वाति जी फिर वहां से चली जाती है। रावी अपने दिमाग के सारे ख्याल झटकते हुए फ्रेश होने चली जाती है। क्या रावी अपनी दादी और बुआ का दिल जीत पाएगी या हो जाएगी उनकी किसी साजिश का शिकार? आखिर कब तक स्वाति जी बचा पाएंगी अपनी बेटी को? देखिए अगले पार्ट में।